Welcome class 9 students, welcome to class. Let me fetch back your attention back to English. Today we are going to do chapter 2 from Beehive and the main title of this chapter is The Sound of Music. इस चैप्टर में म्यूजिक की ताकत और म्यूजिकल साउंड के इफेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है. This chapter presents a beautiful view of the fact that one can listen the sound of music even if he is deaf or has lost the ability of hearing. ऐसा ही इस स्टोरी में जिस लड़के के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके साथ हुआ है. उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी है. इट सो हैपेंड टू द गर्ल इन दिस स्टोरी नेम्ड एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी हु लिसन्स टू साउंड ऑफ म्यूजिक विदाउट लिटरली हियरिंग इट. वो साउंड को सुन सकती है सुनने की क्षमता खत्म हो जाने के बावजूद. एंड सो इज द सबटाइटल, और यही सबटाइटल का नेम है. एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. बीहाइव बुक के दूसरे चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर की शुरुआत भी हम लोग बिफोर वी रीड सेक्शन से करेंगे. बिफोर वी रीड सेक्शन में राइटर चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर बात करता है एवलिन के बारे में और गॉड के बारे में. एवलिन और गॉड दोनों के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है. वो कहता है गॉड ने भले ही उसके सुनने की ताकत छीन ली. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. भले ही गॉड ने उसके सुनने की ताकत छीन ली, पर उसे कुछ ऐसा वापस कर दिया, कुछ ऐसी ताकत उसे दे दी जो बिल्कुल असाधारण थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. जो कुछ भी हम लोग सुन सकते हैं उसे वह महसूस करती थी, वह भी हम सभी से बेहतर तरीके से. इसीलिए वह दैट इज एवलिन इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस या कंपोज कर सकती है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से शानदार तरीके से म्यूजिक प्ले कर सकती है, क्योंकि वह म्यूजिक को फील करती थी. Before you read the second paragraph, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. हम लोग उस इंसान यानी कि उस लड़के के जीवन की सच्ची कहानी पढ़ेंगे जिसने अपने फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ संघर्ष किया और जिसने अपने लाइफ स्टोरी को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया. इस स्टोरी में उसके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, उसके फीलिंग्स के बारे में. Let us continue with the chapter The Sound of Music, and the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. ये एवलिन ग्लेनी की तस्वीर है बचपन की. ये भी एवलिन ग्लेनी की तस्वीर है जिस समय वो अपने सफलता के नए रिकॉर्ड्स बना रही थी और हर रोज नए कीर्तिमान. ये तस्वीर है रॉन फोर्ब्स की जिसने कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में एवलिन की काफ़ी मदद की. रॉन फोर्ब्स वो मेंटर था जिसने कि एक ऐसी लड़की को जो सुन भी नहीं सकती थी उसे म्यूजिक के इस मुकाम तक पहुंचा दिया. इस चैप्टर का ऑथर्ड इंट्रोडक्शन मीन्स ऑथर ने इस चैप्टर को जिस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहा वो तो हमने डिस्कस कर लिया. लेट अस डिस्कस एंड नो some more thing about this chapter. जब हम लोग हेलन केलर की स्टोरी पढ़ते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए और उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनते भी हैं. Why? Because we already know many things about her. We have already learned and read one story or two about Helen Keller. It's only because we already know about Helen Keller, उसकी कहानियाँ भी हम बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं and we always want to know little more of her life. It's same here. I want to introduce this great personality, Evelyn Glennie, before we start reading this chapter. I'll talk little more of this. Evelyn, a girl of very strong willpower and extremely firm determination. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज अलाइव. उसकी कहानी इसलिए मज़ेदार है
क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। इस इम्पॉसिबल से लगने वाले कारनामे को अंजाम देने वाली वो शख्सियत अभी आज भी जिंदा है। साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का प्राइम मैसेज है अ स्ट्रॉन्ग विल, हार्ड वर्क एंड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज द की टू एनी काइंड ऑफ सक्सेस। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक फ्रेज है, एक सेंटेंस लिखा गया है, विच आई ग्रेटली डिसएग्री विथ। BLET, मैं आपको पहले सावधान कर दूं, इट्स माई ओपिनियन, ऑल्सो यू मे एग्री। हो सकता है आप भी ऐसा ही ओपिनियन बनाएं, आपको भी मेरी बात सही लगे, बट इन योर आंसर शीट फ्रेम आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टोरी। लेकिन जब भी आप अपने आंसर शीट में आंसर लिखोगे तो स्टोरी के बेसिस पर ही लिखना, अपना ओपिनियन या मेरा ओपिनियन उसमें मत लिखना। वो सेंटेंस का पार्ट था, फ्रेज था, गॉड हैड गिवन हर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लिखा हुआ था कि गॉड ने उसके सुनने की क्षमता छीन ली थी, हियरिंग एबिलिटी को छीन लिया था, लेकिन उसे कुछ ऐसा दे दिया था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नो, मैं एग्री नहीं करता। इट वाजंट गिफ्टेड, गॉड ने नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी उस इवलिन ने डेवलप किया था और उसकी मदद की थी रॉन फॉर्ब्स ने। रॉन फॉर्ब्स उस ग्रेट इवलिन का ट्रेनर था, मेंटर था, टीचर था, जिसने उसे म्यूजिक सिखाया था, जिसने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाने की हिम्मत दी। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी जिसे एवलिन ने डेवलप किया था, रॉन फॉर्ब्स ने उस एबिलिटी को डेवलप किया था, उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो गॉड का दिया हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था। उस समय के दूसरे लोगों के लिए यह सिर्फ एक पागलपन था कि रॉन फॉर्ब्स दूसरों की समझ में एक पागल इंसान, दूसरों की समझ में वो तो ठीक कर रहा था, लेकिन दूसरे उसे पागल ही समझ रहे थे। एक ऐसे गर्ल को म्यूजिक सिखाने की कोशिश कर रहा था जो बहरी थी, डेफ थी, सुन नहीं सकती थी। सब लोग यही कह रहे थे, इसके लिए म्यूजिक सीखना इम्पॉसिबल है। इट वॉज द मैटर ऑफ पेशेंस, डिटर्मिनेशन, विजन, विल पावर एंड एबिलिटी। उस मेंटर के लिए भी ये सारी चीजें चाहिए थी। उसे अपनी एबिलिटी साबित करना था, उसे पेशेंस रखना था, उसे डिटर्मिनेशन, उसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। उस मेंटर ने वो करने की कोशिश की थी जो उस समय के लिए असंभव था, एक बहरी लड़की को म्यूजिक सिखलाना। अगर एवलिन है तो रॉन फॉर्ब्स भी था, हेलन केलर है तो सलीवान भी था, अशोका ग्रेट था तो मेंटर चाणक्य था, अकबर ग्रेट है तो बैरम खां और महामांगा का भी अस्तित्व था। अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया जीती क्योंकि अलेक्जेंडर के साथ अरस्तु था, एरिस्टोटल था। अलेक्जेंडर, अकबर, अशोका या फिर हेलन केलर या एवलिन, ये सभी ग्रेट हैं बिकॉज देयर मेंटर्स वर्क डे एंड नाइट फॉर देम। So, next lecture I will begin with Evelyn. Now let us begin first paragraph of The Sound of Music Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Rassar crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. स्कॉटलैंड के अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की ये घटना है। वहाँ हर दिन रश आवर के समय, रश आवर बोलते हैं उस समय को जबकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हैवी हो, जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो। तो रश आवर के समय जो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा भीड़ थी वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अपना पोजीशन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसी भीड़ भाड़ में ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक दुबली पतली सी लड़की थी जो कि थी तो 17 ईयर की, लेकिन अपनी उम्र से कम की लगती थी, 17 ईयर की भी नहीं लगती थी। शी वॉज नर्वस एट एक्साइटेड, वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल द वाइब्रेशंस, क्योंकि वह महसूस कर सकती थी आते हुए ट्रेन के वाइब्रेशन को।
इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। आज लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन होने वाला था। एंड वो पहला दिन वॉज डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर, फ्रेज फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। डाउंटिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग या नर्वस कर देने वाला। तो एक ऐसी लड़की जो कि स्कॉटिश फार्म यानी स्कॉटलैंड के देहात के इलाके से आई हो, ऐसी किसी भी टीनेजर लड़की के लिए ये एक्सपीरियंस फ्राइटनिंग हो सकता था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, ये म्यूजिशियन बनने की ख्वाहिश रखने वाली ये जो लड़की थी, उसका चैलेंज इस डॉन्टिंग एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा बड़ा था। यानी उसका चैलेंज पहला दिन होना नहीं था, बल्कि उसके लिए बड़ा चैलेंज ये था, सी वॉज प्रोफाउंडली डिफ। उस लड़की के लिए सबसे बड़ा ट्रबल ये था, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो पूरी तरह से बहरी थी और उसकी ख्वाहिश थी म्यूजिशियन बनने की, चाहत रखती थी म्यूजिशियन बनने की। अब इस पैराग्राफ में शुरुआत से अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के ओपनिंग लाइन में कौन से प्लेस की बात की जा रही है? तो ये स्कॉटलैंड का एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। इस चैप्टर के शुरुआत में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म स्कॉटलैंड में था। इसका पता कैसे चलता है? बिकॉज इवलिन ग्लेनी वाज ए स्कॉटिश गर्ल। पहला तो यहाँ से पता चलता है उसका बैकग्राउंड स्कॉटलैंड का था, वो स्कॉटलैंड की थी। और दूसरा हमें पता चलता है लिखा हुआ है स्कॉटिश फॉर्म इसी पैराग्राफ में आगे, उससे भी हमें पता चलता है कि वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म स्कॉटलैंड का था। उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इवलिन ग्लेनी क्या कर रही थी? ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी, जिसमें कि वो लंदन जा सके, क्योंकि आज लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। उसे अपने ऑडिशन के लिए जाना था। उस समय इवलिन ग्लेनी की एज क्या थी? उस समय इवलिन ग्लेनी की एज 17 ईयर्स की थी। वो नर्वस क्यों थी? क्योंकि आज म्यूजिक एकेडमी में उसका पहला दिन था। इवलिन ग्लेनी एक्साइटेड क्यों थी? एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि वह आने वाली ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी। यानी उससे पता चल गया था कि अब इंतजार खत्म हुआ और ट्रेन आने वाली है। उसे उसका डेस्टिनेशन क्या था? उसे कहाँ जाना था? उसका डेस्टिनेशन था लंदन, लंदन का रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। वो वहाँ क्यों जा रही थी? ऑडिशन के लिए। वहाँ ऑडिशन टेस्ट के लिए जा रही थी और ऑडिशन सक्सेसफुल होने पे उसने वहाँ एडमिशन लेना था। वो एडमिशन के लिए वहाँ जा रही थी। इस पैराग्राफ में डॉन्टिंग इनफ बोल करके और राइटर ने किस घटना को रेफर करना चाहा? तो डॉन्टिंग इनफ उस घटना को कहा गया है कि एक स्कॉटलैंड की सीधी सादी देहात की रहने वाली लड़की के लिए लंदन जैसे बड़े शहर के बड़े म्यूजिक एकेडमी में जाना, ये एक डॉन्टिंग एक्सपीरियंस था। यानी कि वो नर्वस कर देने वाला एक्सपीरियंस था। यहाँ पे डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग, बल्कि फ्राइटनिंग से ज़्यादा सुटेबल नर्वस कर देने वाली घटना कह सकते हैं इसे। डॉन्टिंग मीन्स ऐसी घटना जो नर्वस कर देने वाला हो। बट व्हाट वाज द बिगर चैलेंज? इवलिन ग्लेनी के लिए चैलेंज ये नहीं था, ये एक बिग चैलेंज नहीं था कि वो लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में होने वाला पहला दिन था। उसका उससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये था कि वो पूरी तरह बहरी थी और म्यूजिशियन बनने की चाहत रखती थी। वो बहरी थी फिर भी म्यूजिशियन बनने की चाहत, ये बड़ा चैलेंज था। एक बहरी लड़की के लिए बड़ा म्यूजिशियन बनना, म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना, ये एक बड़े चैलेंज की बात। इन दिस सेकेंड पैराग्राफ वी विल लर्न अबाउट इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग। इवलिन ग्लेनी ने अपने सुनने की क्षमता कैसे खोई और कब खोई। द पैराग्राफ स्टेट्स इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवलिन ग्लेनी के सुनने की क्षमता उसने धीरे धीरे खोई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो। उसकी मदर याद करते हुए
बताती है कि उसने पहली बार तब नोटिस किया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है जबकि इवलिन 8 साल की थी और वो उस समय पियानो सीखने के लिए पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। उस घटना को याद करते हुए इवलिन ग्लेनी की मदर इसाबेल ग्लेनी ये बताती है कि उसने उन लोगों ने इवलिन का नाम लेकर पुकारा लेकिन इवलिन ने कोई हरकत नहीं की। तो उसकी मदर कहती है, मैंने अचानक ही महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं था। फॉर क्वाइट अ वाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। थोड़े समय तक तो इवलिन ने किसी तरह अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से ये बात छुपाने, अपने डेफनेस को छुपाने या छुपाए रखने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए, वी विल एक्सप्लेन लेटर इन नेक्स्ट पेज। थोड़े समय तक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, थोड़े समय तक तो इवलिन ग्लेनी ने किसी तरह से अपने दोस्तों से और अपने टीचर से अपने बहरेपन की बात को छुपाए रखने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन उस समय तक जबकि वह 11 ईयर की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, उसके मार्क्स बुरी तरह से प्रभावित होने लगे एंड यानी घटने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए, और उसके हेड मिस्ट्रेस ने इवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को कंसल्ट किया और अर्ज किया, अर्ज्ड मीन्स आग्रह किया, विनती किया, सलाह दिया, और हेड मिस्ट्रेस ने सलाह दिया उसके पेरेंट्स को कि उसे लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, और तब जाके ये पता चला कि उसके सुनने की क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसके धीरे धीरे उसके नसों में होने वाली डैमेज या कमजोरी की वजह से। इम्पेयर्ड एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, वीकेंड का मतलब धीरे धीरे कमजोर होते जाना। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। उसके पेरेंट्स को सलाह दी गई कि इवलिन ग्लेनी को हियरिंग एड्स लगा लेना चाहिए एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ, और अब उसे बहरों के लिए स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवलिन। डॉक्टर की बात को सुनने के बाद इवलिन कहती है कि अचानक ही उसके सामने सब कुछ अंधकार जैसा हो गया। उसे लग रहा था आगे अब अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ इवलिन ग्लेनी जब कहती है लुक्ड ब्लैक, सडनली एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, तो रेफर कर रही है अपने फ्यूचर को। उसे लगा उसका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया। हर पैराग्राफ की तरह इस पैराग्राफ में फिर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट सेंटेंस से ही शुरू हो जाता है। वाज एवलिन ग्लेनी डेफ बाय बर्थ? नो, शी वॉज नॉट डेफ बाय बर्थ। लॉस ऑफ हर लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. When was it first noticed that something was wrong with Evelyn Glennie's hearing? Then the answer is when she was 8 years old. How was it discovered? तो आप उस घटना का जिक्र करेंगे जब ये पता चला, कैसे पता चला। Who was first to discover that something was wrong with Evelyn Glennie? Describe the event when it was first discovered that Evelyn Glennie had something wrong with her hearing. How did or how long did Glennie try to conceal her growing deafness from her friends and teachers? Then the next question comes, how did the headmistress notice that there was something wrong with Evelyn? What did the headmistress suggest Evelyn Glennie's parents to do? What did the specialist find? What were the suggestions given by the specialist to Evelyn's parents? According to the specialist, what was the cause of Evelyn Glennie's loss of hearing?
To which school did the specialist suggest Evelyn's parents to take her Evelyn Glennie to? And why it looked dark to Evelyn? And it can also be asked, when Evelyn says everything looked black, then what does she refer to? So there are several questions. There are several questions which can be formed out of one given paragraph. So listening to the video and reading the story is not enough, but it is necessary to form several questions out of each paragraph, and also you must try to answer them in your own word. Now, third paragraph. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन हार मानने वालों में नहीं थी. She was determined to lead a normal life. उसने फैसला कर लिया था कि वह नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ व्यतीत करेगी, बिताएगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने म्यूजिक के शौक को पूरा करेगी. वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन. उसने एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा. एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू. और उसने भी सोच लिया और उसने भी चाहा कि मैं भी जाइलोफोन बजाना सीखूं. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, उसे मना कर दिया. इसकी वजह यह थी उसका डेफनेस. बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमताओं को पहचाना, उसने उसकी कैपेसिटी को पहचाना. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग आवाज़ के लिए सेट किया और उसने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. तुम्हें अपने कानों से नहीं सुनना है. ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. वह बार बार एवलिन से यही कहता कि किसी दूसरे मेथड से सुनने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो. कानों से नहीं सुनना है, लेकिन महसूस करना है. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. एवलिन कहती है कि अचानक ही उस तरह की प्रैक्टिस करते हुए अचानक ही उसने ऐसा महसूस किया कि वह तेज ऊंची आवाज वाले ड्रम को अपने वेस्ट के, अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में, और धीमी और गहरी आवाज वाले ड्रम के आवाज को अपने कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती है. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने अपना यह प्रयास बार बार दोहराया. सुन, Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जल्दी ही एवलिन ने पाया, ऐसा महसूस किया कि वह अलग अलग नोट्स को, किसी खास तरह के नोट्स या आवाज़ को वह अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में महसूस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. एवलिन कहती है कि मैंने साउंड्स, अलग अलग साउंड और अलग अलग वाइब्रेशन को अपने बॉडी और अपने माइंड से महसूस करना शुरू कर दिया था. या हम कह सकते हैं कि वह साउंड और वाइब्रेशन को अपने माइंड और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में महसूस कर सकती थी. द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी का काम उसके मजबूत डिटर्मिनेशन और उसके हार्ड वर्क ने पूरा कर दिखाया. पैराग्राफ 3 में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मीनिंग अलग से डिस्क्राइब करना जरूरी है, जिसमें कि आप उन्हें आसानी से समझ पाएं. ऐसा ही एक वर्ड है जाइलोफोन. जाइलोफोन परकशन फैमिली का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज परकशनिस्ट. रॉन फॉर्ब्स वाज ए परकशनिस्ट. नाउ हु इज परकशनिस्ट? वन हु प्लेज परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो आपके सामने परकशन फैमिली के बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सामने रखे हुए हैं. ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डायफ्राम का यूज किया जाता है, उसे हम लोग परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए ड्रम, तबला, ऐसे बहुत सारे हैं. देयर इज अ वर्ड डिटरमिन्ड. डिटरमिन्ड मीन्स
मजबूत इरादा कर लेना या पक्का फैसला कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज परस्यू। परस्यू का मतलब जब हम अपना कोई एम सेट करते हैं और उस एम को हासिल करने के लिए हम जो एफर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं परस्यू करना। नाउ लेट अस कम डाउन टू सम क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एवलिन डिटरमिन्ड टू? एवलिन वाज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड pursue her interest in music. Which musical instrument did Evelyn wish to play? So that musical instrument was xylophone. The next, why all the teachers discouraged Evelyn? Why most of the teachers discouraged Evelyn? Due to her disability or deafness. Who was the first to recognize Evelyn's potential even after deafness? That person was none other than Ron Forbes. Which musical instrument did Ron Forbes play? Ron Forbes was a percussionist and he played percussion musical instruments. How did Ron Forbes begin his experiment with? Or we can also ask the same question in different way. What were the beginning efforts made by percussionist Ron Forbes to start Evelyn's training? The next question can be, what did Evelyn discover? How did Evelyn react to different notes? How did she feel it? In which parts of her body, Evelyn felt the higher notes, and in which part she felt the lower notes or lower notes of the drum? So there can be several questions made out of one paragraph. She never looked back from that point onwards. उस समय के बाद से उसने अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पे दैट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट पॉइंट ऑनवर्ड। ये कौन सा पॉइंट का बात किया जा रहा है? ये उस समय का बात किया जाता है जबकि एवलिन ने वेरियस म्यूजिक नोट्स को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में महसूस करने की ट्रेनिंग हासिल कर ली थी। यानी रॉन फॉर्ब्स के साथ उसने जो ट्रेनिंग की वो ट्रेनिंग ही उसका टर्निंग पॉइंट था, और उस टर्निंग पॉइंट के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा एक लार्ज म्यूजिकल ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग म्यूजिशियंस बहुत सारे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ मिलकर ग्रुप में बजाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा, कोई ऐसा म्यूजिक ग्रुप जिसमें जितने भी म्यूजिशियंस हैं सब यंग एज के हों या टीन एज के हों, दैट मीन्स बिलो 16, बिलो 15, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रा को हम लोग कहते हैं यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो रॉन फॉर्ब्स के साथ बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद एवलिन ग्लेनी ने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। बाय द टाइम शी वाज 16 और 16 वर्ष के होते होते शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। 16 वर्ष की उम्र आते आते उसने ये मजबूत इरादा कर लिया था, पक्का फैसला कर लिया था कि वह म्यूजिक के फील्ड में ही अपना कैरियर बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उस एकेडमी की हिस्ट्री में जितने भी हाईएस्ट मार्क्स आए थे वैसा ही एक हाई स्कोर एवलिन ग्लेनी ने भी किया, बहुत अच्छा मार्क्स लाया। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल ग्रुप वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब उसने धीरे धीरे अपना डायरेक्शन चेंज किया। पहले वो ऑर्केस्ट्रल ग्रुप में काम करती थी, अब उसने सोलो परफॉर्मेंसेस देने शुरू किए, यानी अकेले कोई म्यूजिक प्रोग्राम देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, और 3 साल के कोर्स के खत्म होते होते शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने लगभग उस कॉलेज के जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो सारे अवार्ड्स वो जीत चुकी थी। पैराग्राफ 5,
एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतने सारे कारनामे के बावजूद एवलिन कभी भी अपनी तारीफ सुनना, थोड़ा सा भी तारीफ सुनना अपने इन हीरोइक अचीवमेंट्स के लिए पसंद नहीं करती, वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, देन यू विल गेट देयर, तब तुम अपना मकसद हासिल कर ही लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी-परकशनिस्ट with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। और उसने कर दिखाया था, and she got right to the top, और अपने इसी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के बदौलत वह लगभग दुनिया के टॉप पे पहुंच गई। आखिर वो एक ऐसी मल्टी परकशनिस्ट है जिसकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और उसने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी हासिल की है, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त उसके इंटरनेशनल विजिट्स अलग अलग जगह के। इट इज़ इंट्रीगिंग मीन्स हैरान कर देने वाला, हैरत में डाल देने वाला, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। Evelyn सुन नहीं सकती, इसके बावजूद उसे इतनी आसानी से काम करते हुए देखना वाकई बड़ा हैरान कर देने वाला काम होता है या सीन होता है। In our 2-hour discussion she never missed a word। हम लोगों में लगभग 2 घंटे के डिस्कशन हुए। यहाँ राइटर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि उसका एवलिन के साथ लगभग 2 घंटे का डिस्कशन हुआ, बट शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसे एवलिन ने नहीं सुना हो। हाँ, एवलिन ने कहा मैन विथ बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो कहना चाहते थे कि ऐसे लोग जिनकी घनी दाढ़ी हो, उनकी बातों को समझने मुझे थोड़ी परेशानी है। सी लाफ्ड, उसने हंसते हुए कहा इट इज़ नॉट। एवलिन हंसते हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, कहती है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। एवलिन कहना यह चाहती थी कि सिर्फ लिप्स देख करके, अगर कोई बूसी बियर्ड है, अगर कोई ऐसा आदमी जिसका बहुत ही घना दाढ़ी है, तो उसका पूरा फेस नहीं दिख पाता, सिर्फ उसके लिप्स देखते हैं। लेकिन एवलिन का कहना है कि सिर्फ लिप्स देख करके एक्यूरेट होना थोड़ा मुश्किल है, अगर पूरा फेस दिखाई पड़ेगा, खास करके अगर आईज दिखाई पड़ती है, तो मैं उसकी बातों को पूरी तरह से समझ पाती हूँ। हाँ, अगर घनी दाढ़ी है तो सिर्फ लिप्स दिखते हैं, फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखता, तो उसे समझने में मुझे ज़्यादा जोर लगानी पड़ती है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिप। वो बहुत ही वो बेहिचक बात करती है, उसमें थोड़ा सा उसके स्कॉटिश लैंग्वेज का टच है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। एवलिन बताती है कि मेरे बोलने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई। माई स्पीच इज़ क्लियर, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल सकती हूँ। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि 11 ईयर तक तो मैं सुन सकती ही थी, और उस दौरान उसने शब्दों को बोलना और सीखना दोनों ही समझ लिया था। सी सेज, एवलिन बताती है कि उसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 11 ईयर तक सुनने में सक्षम थी, वो आसानी से वर्ड्स को सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। राइटर मीन्स टू से, राइटर ये कहना चाहता है कि वो बताती है उसे बोलने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 11 ईयर तक सुन सकती थी, तो चलो आसानी थी, उसने सीख लिया। राइटर आश्चर्य करते हुए कहता है ये बात तो सही है, लेकिन मेरी समझ में ये कभी नहीं आया, क्योंकि उसने जो कारण बताया उससे मुझे ये समझ में नहीं आया, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, फिर वो फ्रेंच कैसे सीख गई, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और बेसिक जापानीज की मास्टरिंग उसने कैसे कर ली। लास्ट सेंटेंस से हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसके डिटर्मिनेशन और उसके हार्ड लेबर ने उसे कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया था। उसने न सिर्फ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, बल्कि वो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद कई सारी भाषाएं भी सीख चुकी थी। अपने डेफनेस, अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद उसने फ्रेंच सीखा था, जापानीज सीखा था, एंड ऑल्सो मेनी अदर लैंग्वेजेज विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड हियर।